अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आज 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो बात यह है कि रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से एक नया फार्मूला ज़ेलेंस्की ने पेश किया है, 20 नुकाती फार्मूला यानी रिवाइज प्रोग्राम। तो उस पर जो है अमेरिका का क्या रिएक्शन है और रशिया का क्या रिएक्शन है। और एक बात करेंगे इज़राइल फ़लस्तीन के ताल्लुक से कि पूरा वेस्ट एक साथ मिल करके तकरीबन कंडेम किया है इज़राइल का। तो वो क्या मामला है, किस वजह से कंडेम किया है, इस पे बात करेंगे। एक बात करेंगे कि कल जो मैं बताया था आप लोगों को कि लीबिया में मामला हुआ है कि लीबिया 2 हिस्सों में अभी बटा हुआ है, ईस्टर्न लीबिया, वेस्टर्न लीबिया। तो वेस्टर्न लीबिया को तुर्की का सपोर्ट है और कल जो है वेस्टर्न लीबिया जो है वहाँ का आर्मी चीफ वो हादसे में मारा गया। और पाकिस्तान की दोस्ती ईस्टर्न लीबिया खलीफा हफ्तार से हुई है, यानी एक लिहाज से डिफेंस डील हुई है 4 बिलियन की। तो ये क्या बात है कि तुर्की अपोजिट साइड में होने के बावजूद पाकिस्तान ने इसको हथियार का मुआहदा किया है। तो राज की बात क्या है, तो कल ही मैं आप लोग को बताया था कि इस पर जो है गौर करते रहेंगे। तो एक पॉइंट कहीं मिला है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और एक खबर जो है, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी मिली है लैटिन अमेरिका में, तो वो फूले ने समा रहा है। और फिर बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो क्यों ऐसा है, यानी टारगेट किलिंग होना शुरू हो गया है, मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गया है। वहाँ का जो स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर था उसको किसी ने गोली मार दिया। तो कल एक हिंदू इन आदमी को जो है मॉब लिंच कर दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडिया से शदीद दुश्मनी होती जा रही है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत हो रही है। तो मामला कुछ भी हो सकता है। तो आखिर वजह क्या है, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। तो पहले कौन सी बात की जाए, पहले इसी की बात कर लेते हैं। चलिए फ़लस्तीन की बात करते हैं। यूरोपियन नेशन कनाडा डिक्री इजराइल्स न्यू इलीगल वेस्ट बैंक सेटलमेंट। तो ये वेस्ट बैंक में इन लोगों ने क्या है, सेटलमेंट कर दिया है। 19 नया सेटलमेंट बनाने की बात किया है ये वेस्ट बैंक में। तो इस पर सारे लोग भड़क गए हैं कि ये तो फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। इजराइल कह रहा है कि हम तो चाहते ही हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो है मामला ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो लोग मीडिएटर बने हुए हैं कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, दोनों अमन अमान से रहें, इंसाफ करके देते हैं, तो अब उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कम से कम 14-15 ममालिक ने ऐसा कहा। 14 कंट्रीज देखिए, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस हैव कंडेम्ड इजराइल्स अप्रूवल ऑफ 19 न्यू सेटलमेंट्स इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। तो इस लिहाज से जो है 14 यूरोपियन ममालिक ने, ये देखिए 14 यूरोपियन ममालिक जानना हो तो क्या, सब लोगों ने कहा वी स्टेट्स ऑफ बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, माल्टा, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम condemns the approval by the Israel Security Cabinets of 19 new settlements in occupied West Bank according to a joint statement। इन लोगों ने, तो अब ये है कि ये लोग स्टेटमेंट देते रहेंगे, वो अपना बनाता रहेगा। ये एक तस्वीर में दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे एक बनाया है, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। ये समझिए कि वेस्ट बैंक में खंजर है एक लाश से जो घोंप दिया गया है। और ये लोग ऐसे सेटलमेंट बनाते हैं और चारों तरफ से उसको बाउंड्री कर देते हैं। तो इस तरह से पूरा वेस्ट बैंक का यही हाल है। तो अब जो लोग कहते हैं कि गज़ा वालों ने हमला कर दिया था जिसके वजह से हमला गज़ा पे जो है ये हुआ है, तो अब उन लोगों को सोचना चाहिए या वो लोग खुद जवाब दें कि ये वेस्ट बैंक वालों ने क्या कसूर किया है कि इनकी भी पूरी ज़मीन कब्जाने की बात चल रही है।
तो ये जो है बेवकूफ़ लोग रहते हैं जो ये समझे कि इस तरह की बात करते हैं। उसको कब्जाना है, चाहे आप जो प्यार से दे दीजिए या लड़के दे दीजिए या मर के दे दीजिए, और आप उनके मददगार बनना है तो बनते रहिए। तो ये एक बात हो गई। गजा में कल एक मामला हो गया था कि एक जगह जो है बम विस्फोट हो गया, तो जिसमें जो है एक जीप टाइप की गाड़ी थी वो उड़ गई। तो उस पर लगा कि कहीं जो है फ़लस्तीनियों ने हमला न कर दिया हो और ये कहीं मुआहदा टूट ना जाए। लेकिन बाद में पता चला कि फ़लस्तीनियों ने कहा कि देखिए ये जो इज़राइल ने बमबारी किया था तो वो बहुत सारे बम जो है फूटे नहीं थे और मलबा के अंदर दब गए थे, तो वो अभी जो है कभी कभार फूट जाते हैं, तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है और वो उन्होंने मीडिएटर को बता दिया। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी देखिए कि गज़ा के ताल्लुक से सेकंड फेज़ के ताल्लुक से बातें चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, और उसमें वही मामला अटका हुआ है कि वहाँ के फाइटरों से जो है हथियार छीनना है। लेकिन यह है कि छीनेगा कौन? छीनने जाएगा तो वो प्यार से तो देंगे नहीं। तो अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मुस्लिम ममालिक के जो है फ़ौजी को बुलाया जाए और वो जो है छीन करके दे इज़राइल को। अब यह है कि अगर जो भी मुस्लिम ममालिक में छीनने जाएगा तो फिर उसके लिए मुसीबत बहुत रहेगी, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा में उसका कंडेम हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान वगैरह है, इंडोनेशिया है, अज़रबैजान है, यूएई है, इजिप्ट है, इन लोगों का कहना यह है कि हम लोगों को रोल बताया जाए कि करना क्या है वहाँ पे जाके। हथियार छीनना तो हम नहीं छीन पाएंगे, और कोई खिदमत बोलेंगे तो हम लोग दे देंगे। तो अभी ये देखिए इन लोगों की बात चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है आखिरी यह है कि अगर ये लोग तैयार नहीं होते हैं तो फिर इथोपिया को तैयार करने की बात चल रही है। इथोपिया से फ़ौजी जाएंगे, क्रिश्चियन फ़ौजी या मुस्लिम फ़ौजी, अब वो छीन करके देंगे और ये लोग जो है उनकी मदद करेंगे इस लिहाज से। तो ये देखिए कि मामला क्या होता है। तो अभी जो है हर तरफ जो है बातें चल रही है, लेकिन अभी सेकेंड फेज़ के ताल्लुक से बातें नहीं आई। अब ये मीडिएटर ममालिक जितने भी हैं ये अमेरिका को ऑफ़र दे रहे हैं कि हथियार के मामले में ऐसा कर लीजिए कि बड़ा बड़ा जो हथियार है जिससे इज़राइल को ख़तरा है, जैसे रॉकेट लॉन्चर वगैरह है, तो ये जो है वादे के मुताबिक उनसे ले लेते हैं। लेकिन छोटा मोटा हथियार वगैरह जो है, जो सेल्फ डिफेंस वगैरह का आता है, वो उनके पास रहने देते हैं। तो आप जो है सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इस तरह वाला मामला हो जाए। तो देखिए अमेरिका मानता है या नहीं मानता है। तो ये इसका अपडेट था। अब रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो ज़ेलेंस्की ने कस 20 नुकाती रिवाइज फार्मूला दिया है। और रिवाइज फार्मूला में जो है उसने जो है आप 20 तो समझे कि कहने को है, अहम जो है वही है। एक तो उसने कहा कि ठीक है हम नेटो को लिख करके देते हैं कि ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, और अमेरिका की तरफ से चाहिए और यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाहिए, और आर्टिकल 5 टाइप की चाहिए कि अगर फ्यूचर में हम पर अटैक हो तो ऑटोमेटिक जो है आप लोगों पर जिम्मेदारी बन जाए हमें डिफेंड करने की। तो अमेरिका भी तैयार है और समझिए कि यूरोप भी तैयार है कि कोई मसला नहीं है, हम इस तरह की गारंटी देने के लिए तैयार है। और यह जो सबसे अहम बात है वो डॉनबास को लेकर के। डॉनबास में आप जानते हैं कि 2 इलाके आते हैं, लुहांस और डोनेस्क। डोनेस्क में जो है वो 90% जो कर लिया है, लेकिन 10% अभी बाकी है। अब पुतिन यही कहता है कि ये 10% पे खाली कर दो चले जाओ। तो उसका फार्मूला जो है ज़ेलेंस्की ने ये दिया है कि देखिए हम आपको नहीं देंगे, ऐसा करते हैं कि ये जो 10% है इसको जो है यहाँ से हम यहाँ हट जाते हैं और आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाओ और इसको जो है मिलिट्री फ्री जोन घोषित कर देते हैं। अब इसके लिए समझिए कि अमेरिका वगैरह तो तैयार है और ज़ेलेंस्की भी तैयार है फौज यहाँ से हटाने के लिए डॉनबास से, लेकिन रशिया तैयार नहीं है। रशिया कहता है कि देखो ऐसा करो कि इधर वगैरह में जो हम 5-5%, 2-2% कब्जा किए हुए हैं सूमे रीजन में, खार्किव वगैरह में, तो इधर हम जो फौजी हटा लेते हैं पूरा, इसके बदले में जो है यहाँ हमें दे दो ये वाला पूरा, और ये जो है ये सब हट जाए।
तो ये देखिए कि मामला ये ऐसा ही होगा शायद, लगता है। और एक बड़ा मामला जो है ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट का मामला है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है यहाँ पे ज़ेपोरिज़िया में, जहाँ से तकरीबन 20-25 लाख घरों को बिजली मिलती है। अब वो रशिया के कंट्रोल में है। तब यूक्रेन कहता है कि नहीं, ये हमको दिलाइए कम से कम, नहीं तो हम लोग अंधेरे में मर जाएंगे। और ये रशिया कहता है कि नहीं, हमको भी तो चाहिए भाई। इधर जो है डॉनबास जो पूरा हम कब्जा में लेंगे तो इसको बिजली कहाँ से देंगे, क्रीमिया में बिजली कहाँ से देंगे, तो ये तो नहीं देंगे तुमको। तो देखिए इसके बारे में क्या बात होती है। तो रशिया से पूछा गया, अमेरिका तो तैयार है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक ये है कि फौज को जो है तादाद के ताल्लुक से, तो रशिया कहता है कि 6 लाख से ज़्यादा फौज नहीं होनी चाहिए यूक्रेन की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि 6 लाख नहीं 8 लाख फौज होनी चाहिए, ताकि थोड़ा दमखम बाकी रहे। फ्यूचर में अगर रशिया एग्रेशन करे तो कम से कम पहले ये लड़े, उसके बाद तो दूसरे लोग आएंगे ना। तो 8 लाख तक तो है, हम मान सकते हैं कि 8 लाख का कैप लगा सकते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, लेकिन 8 लाख तक ज़रूर रखेंगे। तो एक ये बात है। तो ये तो लगता है कि रशिया मान जाएगा। और फिर एक बात यह है कि ठीक है, ये सब अगर बात हो जाती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा देंगे, या ऐलान कर देंगे, या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पुतिन का ये भी शर्त है कि ये तो इलिजिटिमेट प्रेसिडेंट है, इसका टाइम पूरा हो गया है लेकिन जंग के बहाने खींचे जा रहा। तो कहा ठीक है, ये सब हो जाए तो वो हम करा देंगे, वो भी लिख के देते हैं। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि अब इस पर जो रशिया से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो उसने कहा कि जो है ये ठीक है, ये तो मीडिया से खबर आ रही है ना, तो मीडिया की बात को कौन ध्यान देगा। तो ऑफिशियल चैनल से अमेरिका की तरफ से आने दो, तो फिर हम लोग जो इसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद उसका जवाब देंगे। तो ऐसा तो लगता नहीं है कि मतलब बात बनेगी, लेकिन बन भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मामला यह है कि ज़ेलेंस्की जो है ग्राउंड हार रहा है, अमेरिका भरपूर साथ नहीं दे रहा है, और डे बाय डे जो है यूक्रेन हारता चला जा रहा। और अभी देखिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम क्रिसमस के मौके से जो है तो जंगबंदी कर लो, 1 हफ्ता ही के लिए कर लो, 1 दिन के लिए कर लो। लेकिन रशिया तैयार नहीं हुआ। क्या नहीं, तुम लोग जो है क्रिसमस के बहाने से जो है जंगबंदी करा लोगे, लेकिन तुम लोग जो है इबादत नहीं करोगे। सब मिल करके क्या करोगे, इस फुर्सत के मौका को गनीमत समझते हुए पूरा हथियार भर भर करके यूक्रेन लागत डाल दोगे, और हम हमला करेंगे नहीं। तो फिर जो है ये इसको जो जीवन दान मिल जाएगा ज़ेलेंस्की को। अभी तो क्या है कि तुम यहाँ से हथियार लेकर के पोलैंड से जैसे अंदर घुसते हो, हम यहाँ से ड्रोन हमला कर देते हैं, रॉकेट हमला कर देते हैं, और पूरा असलहा के ज़ख़ीरे को उड़ा देते हैं। तो उस लिहाज से पुतिन नहीं माना कि नहीं, क्रिसमस और क्रिसमस में सब में जो है जंग जारी रहेगी, बोली या गोली सब जारी रहेगी। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर से अमेरिका दिल खोल करके साथ नहीं दे रहा इस वजह से। लेकिन रशिया की भी हालत ख़राब है, ये बात आप समझ लीजिए। अब रशिया की हालत जो है यूक्रेन में ख़राब नहीं है, वो तो ठीक है, फौजी तो जंग में मरते ही हैं और माल भी खर्च होता है, सब कुछ। लेकिन यूक्रेन में रशिया का जो है पावर थोड़ा ठीक है, अपर हैंड है, अच्छे पोजीशन में है, सब चीज़ें। लेकिन उसके जो इन्फ्लुएंस वाले ममालिक हैं वहाँ अमेरिका जो है डंक मार रहा है। धीरे धीरे अमेरिका के रशिया के एक एक इलाके को तोड़ रहा है लोग, यूरोप वाले भी और अमेरिका वाले भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जान रहे हैं अज़रबैजान जो है वो रशिया का दोस्त था, खींच लिया उसको। आर्मीनिया जो है रशिया का दोस्त था, खींच लिया उसको। इसी तरह अब जो है इन लोगों को पूरा ध्यान जो है ये सेंट्रल एशिया पर लग गया है, और इन लोगों की समिट पे समिट हो रही है, समिट पे समिट हो रही है कि सब तुम लोग निकलो रशिया के इन्फ्लुएंस से और हमारे दोस्त बन जाओ। तो ये सब जो घाटा हो रहा है, हो ज़्यादा मैं बताया कि बेलारूस पे भी डोरे डाल रहा हो। देखिए अमेरिका इंडिया को जो है तोड़ने की कितनी कोशिश किया, अमेरिका ने टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया। लेकिन ठीक है, इंडिया जो है बड़ा मुल्क है तो इसलिए सस्टेन कर ले रहा है, छोटा मुल्क रहता तो जो है बताशा बन जाता। तो ये जो है अगर ज़्यादा दिनों तक जंग खिंच जाती है तो रशिया को इस लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाए।
चाइना इंडिया ठीक है बर्दाश्त कर ले रहा, लेकिन ये छोटे छोटे ममालिक नहीं कर पाएंगे। और ये समझिए कैरेट की स्टिक वाला मामला रहता है, पहले तोहफे तहाफ भी चलते हैं, नहीं होता तो फिर डंडे भी। और अमेरिका के सामने तो आप जानते हैं। तो इस लिहाज से जो है रशिया के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा यूक्रेन में इंगेज रहना मुनासिब नहीं है, इसीलिए उसको भी जल्द से जल्द वाइंड अप करना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए उसका इतना बड़ा इत्तेहादी जो है वेनेजुला, वो जो है कुछ नहीं कर पा रहा उसकी मदद, बेयार मददगार बेचारा मर रहा, और अमेरिका सताए जा रहा उसको। अब रशिया क्यों नहीं कुछ कर पा रहा? 2020 में भी ऐसा किया था तो पूरा फाइटर जेट भेज दिया था। रशिया ईरान को कुछ नहीं कर पाया, इजराइल से जंग में 12 दिन की जंग हुई, तो वजह यह है कि बेचारा खुद ही यूक्रेन में फंसा हुआ, तो क्या कर पाएगा? तो इस लिहाज से रशिया अगर यूक्रेन से निकलेगा तो फिर अपने इत्तेहादियों की मदद कर पाएगा, वरना जो है वो खुद ही कहेगा हम खुद मुसीबत में, तो हम आपकी क्या मदद करें। तो अब छोटे ममालिक कहेंगे कि हम तो आपका दामन ही पकड़े थे, क्या मुसीबत में आप काम आएंगे। अब ईरान जो कहेगा कि हम आपको शहीद ड्रोन भर भर के दिए और हमको ज़रूरत पड़ी तो आपने कुछ नहीं किया। तो ये टॉपिक हो गया। तो अब देखिए, अब ये लीबिया वाले मामले में जो है, कल मैं बताया कि हम लोगों का जहन तो ऐसा है कि फ़ौरन जहन में सवाल आ जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। पाकिस्तान जब जो है तुर्की का क्लोज दोस्त है, तो पाकिस्तान ने तुर्की का पासो लिहाज क्यों नहीं किया? और उस पार्टी से जा कर के कैसे जो है हाथ मिला लिया जिस पार्टी जो अगेंस्ट में है तुर्की के, यानी खलीफा हफ्तार, ये इस पार्टी में है और ये इस पार्टी में है। अब पाकिस्तान का जो ताल्लुक हुआ है वो इस पार्टी से हुआ है। तो कल मैं थोड़ा सा तहकीक वगैरह करने की कोशिश किया तो पता चला कि तुर्की जो है तैयब अर्दगान की थोड़ी सी बात इनसे बन नहीं पा रही है। ताल्लुकात में तो जानते हैं खटास मिठास वो आना जाना लगा रहता है। जियो पॉलिटिक्स में तो ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वक्त वक्त की बात है। इंडिया का कितना क्लोज था बांग्लादेश, आज देखिए दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कैसे दोस्त है, अभी दुश्मन बन गए। तो इसी तरह इन लोगों की दोस्ती थी, तुर्की बहुत इनकी मदद किया, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं सुन रहा हो। तो अब तुर्की जो है इस पॉलिसी पे आ गया है कि दोनों फैक्शन में से जो है एक को पकड़ के नहीं रखने का, दोनों से ताल्लुकात बनाने के रखने का। फिर एक ही के क्यों बन के रहें, जिससे फायदा हो उससे। तो अब तुर्की ये पॉलिसी पे है कि हम खलीफा हफ्तार से भी ये बात करेंगे और दुबैबा से भी बात करेंगे, और जिससे तुर्की को फायदा होगा उससे हम डील करेंगे। तो ये इसी वजह से तैयब अर्दगान के खलीफा हफ्तार से मुलाकात भी हुई थी। तो ये वजह है तुर्की के स्टांस में जो है ये तब्दीली आई है, जिसके वजह से फिर पाकिस्तान ने कहा होगा कि अब तो कोई मसला ही नहीं है तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की जो है अब लीबिया वाले मामले में न्यूट्रल रहना चाहता है, तो हम दोनों में से किसी से भी ताल्लुकात तो सवार कर सकते हैं। ये एक पॉइंट मिला जो लग रहा था कि जहन को अपील कर रहा, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये जो है बांग्लादेश का जो मामला है, वो मामला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टर्माइल है, प्रोटेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे भी जहन में उलझन है कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि इलेक्शन भी जो है ऐलान हो गया, फरवरी में इलेक्शन है, ये दिसंबर का महीना चल रहा, 2 महीना बाद इलेक्शन है, फिर ये क्योस क्यों क्रिएट हो रहा है। और स्टूडेंट विंग भी अब जो है सवाल करना शुरू कर दिए हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से, और जमात इस्लामी वगैरह भी खुश नहीं है। तो कोई ही खुश नहीं है इसका मतलब, फिर भी ये जो है टारगेट किलिंग हो रही है, एक लिहाज से फसाद कराने की कोशिश हो रही है, क्या है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि इन तमाम चीज़ों के पीछे खुद डॉक्टर यूनुस ना हो, क्योंकि ये फसाद कियोस उसको सूट करता है। अगर ये थोड़ा सा बड़े पैमाने पर फसाद वगैरह हो जाए, कियोस हो जाए, तो वो इलेक्शन को आगे भी पोस्टपोन भी कर सकता है। कभी माहौल नहीं है, शांति का माहौल नहीं है, कियोस है, प्रोटेस्ट है, लिहाजा ऐसे माहौल में जो है इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा साल के आखिर में जो नवंबर में किया जाएगा, तो 6 महीना और उसको मलाई खाने का मौका मिल जाएगा।
क्योंकि पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा तो है नहीं, वो तो समझे कि पैराशूट के ज़रिए से आया है। तो मैं भी, मुझे लग रहा है ऐसा, लिहाजा मैं तो इंडिया को यही मशवरा दूंगा कि भाई आप जो है ज़्यादा जो है अभी उतावले ना हो और सब्र से काम लें। और हो सकता है कि ये जो रेटोरिक वगैरह का मामला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए, ताकि माहौल ख़राब हो जाए और इलेक्शन कराने की नौबत ना आए और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गद्दी बची रहे। तो बेहतर यही होगा कि फरवरी तक थोड़ा सा जो है शांति का माहौल रखें, इलेक्शन हो जाने दें, नई गवर्नमेंट आएगी तो उससे जो है फिर बातचीत कर लीजिएगा ठीक से। अब वो आवाम के जो है मुंतखब नुमाइंदा रहेंगे तो फिर बात करने में आसानी भी रहेगी। अब इसके बाद जो है सबसे अहम बात जो मैं बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है एक खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है, कामयाबी एक क्लास कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था होंडुरस में जो है इलेक्शन हुआ था 2 हफ्ता पहले ही इतवार को, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा था क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर थी, नेक जो वोटिंग काउंटिंग चल रहा था। तो बहुत बारीकी से जो काउंटिंग हुआ है, तो कल जाकर के जो है रिजल्ट आउट हुआ है। और रिजल्ट आउट हुआ है तो जानते हैं क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के जो मन मुताबिक कैंडिडेट है उसकी जीत हो गई है, बहुत थिन मार्जिन से। यानी उसको जो है 40% 3 पॉइंट, और जो हारा है उसको जो है 39.5%, यानी 1% का भी डिफरेंस नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुश, सब लोग जो है इनका साथ दो, मार्को रूबियो भी तकरीर कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और समझ जाइए कि वो अभी डोनाल्ड ट्रंप इसी मंसूबा पे चल ही रहा है कि पूरे लैटिन अमेरिका में हमारे मन मुताबिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसा अभी अर्जेंटीना में क्या है, हैवियर मैले, उसने भी फ़ौरन मुबारकबाद दिया। अभी देखिएगा चिली में भी जो है राइट विंग की गवर्नमेंट आ गई है, बोलीविया में भी जो है राइट विंग की गवर्नमेंट आ गई है, फिर जो एल सल्वाडोर में जो है राइट विंग की गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पे। तो इस तरह एक एक करके राइट विंग की गवर्नमेंट आती चली जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप का उसका आशीर्वाद भी है। वरना 2020 वगैरह में जो है ना लेफ्ट विंग के जो है समझे कि एक तरह से बाहर थे। ब्राज़ील में आप जानते हैं लूला डी सिल्वा आ गया था, ये जो है कोलंबिया में जो है ये था गुस्तावो पेट्रो वगैरह था, वेनेजुला में था, क्यूबा में था, निकारागुआ में था, ये सारे में। तो अब लेकिन ये लोग जो है इन लोगों से निराश हो रहे हैं और फिर जो है राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर से वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी काम आ रही है कि अगर जो मुल्क नहीं चुनेगा मेरे मन मुताबिक कैंडिडेट तो उसको हम बर्बाद कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसकी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। जब भी कैंडिडेट जो था, अस्फूरा नाम है उसका, जानते हैं ये कहाँ का है? ये फ़लस्तीन से आया हुआ बंदा है। 1940 के दहाई में ही इसके माँ बाप आ गए थे यहाँ पे, जब वहाँ पर जो है इज़राइल हम फ़लस्तीनियों की बहुत लड़ाई हुई तो ये लोग आ गए थे। ये लोग क्रिश्चियन थे तो यहाँ पर आ गए थे और टिगुसुगाल्पा में वो पैदा हुआ, अभी 67 साल का है तो यहाँ पे। लेकिन ये है फ़लस्तीनी, लेकिन ये अभी इज़राइल के फेवर में रहता है क्योंकि जिस पार्टी से ये जीत के आया है वो पार्टी प्रो इज़राइल है। तो इस लिहाज से इज़राइल ने भी उसको जो आने का भी जब दावत दे दिया है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज इंशाल्लाह मैं आसान दर्स कुरान में सूरह तलाक रिकॉर्ड कराऊंगा और फिर जो है आसान दर्स हदीस में जो है 3 वीडियो बन गई है, अब 4थी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।